सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट। आज हम जानेंगे एनी बेसेंट के बारे में कि एनी बेसेंट कौन थी और उनको आज क्यों याद किया जाता है। भारत के लिए उनका क्या क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट जो थी, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। लंदन में जन्म लेने के बावजूद भी, यानी वो विदेशी होने के बावजूद, अंग्रेज से विवाह करने के बावजूद भी भारत को अपना लेने वाली एनी बेसेंट उन महिलाओं में गिनी जाती है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसने चलाया? एनी बेसेंट ने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। बचपन में ही इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया। किनके पिता का? एनी बेसेंट के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। फिर जब वह युवती बनी, तब उनका विवाह जो था वो किससे हुआ? उनके जीवन साथी कौन बने? पादरी फ्रैंक बेसेंट, है ना। रेवरेंड फ्रैंक से उनकी क्या हो गई? शादी हुई। लेकिन दोनों के जो विचार थे, वो आपसी विचार में बहुत मतभेद था, है ना। उनके विचार जो थे वो आपस में मिला नहीं करते थे। यही कारण था कि उनकी शादी टिक नहीं पाई और दोनों का क्या हो गया? तलाक हो गया। अब उनके बारे में बताया गया है कि वो जो थी वो भारत से बहुत प्रेम करती थी और सन 1878 ईस्वी में पहली बार भारत के प्रति उसने अपने विचार को क्या किए? व्यक्त किए। और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, जिसके जरिए वो भारतीयों के दिलों में अपना एक क्या बना ली? स्थान बना ली। किसने? एनी बेसेंट ने। जिसमें उन्होंने क्या बताया था? प्राचीन हिंदू सभ्यता को क्या बताया था? श्रेष्ठ बताया था। और पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की उन्होंने क्या की थी? कड़ी आलोचना की थी। किसके तहत? ये एक जो है थियोसोफिस्ट, ये क्या है? एक विचार है ना, थियोसोफी विचार। उससे वो बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने क्या किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी से वो क्या हो गई? जुड़ गई। ठीक है। और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद वो उसकी क्या निर्वाचित हुई? अध्यक्षा भी निर्वाचित हुई, उसकी अध्यक्ष भी बनी। जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे विचारों को क्या किया? व्यक्त किया। जिसमें उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी जो सभ्यता थी उसका उन्होंने बड़ी कड़ी आलोचना की। किसने कड़ी आलोचना की? एनी बेसेंट ने। उसकी आलोचना तो की, लेकिन उन्होंने वहीं पर भारतीय हिंदू सभ्यता को क्या बताया? बहुत श्रेष्ठ बताया था। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। एनी बेसेंट एक महान महिला थी। भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, यानी गदर, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। अंग्रेज किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे, है ना। मैंने पहले भी बताया कि वो विदेशी होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ उसने क्या किया था? डटकर आंदोलन किया था, उसका विरोध किया था। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। कौन सी पुस्तक? इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक जो थी 1889 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड के साम्राज्यवादी नीतियों का भांडाफोड़ किया था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज जो थे वहां भारत पे क्या करने? शासन करने आए थे? नहीं, वो तो वहां पर क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। लेकिन अपनी जो वो कूटनीति है उसके जरिए क्या किए थे? भारत के स्वामिनी बन गए थे, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जिसको एनी बेसेंट ने कड़े शब्दों में क्या किया है? बताया है। एनी बेसेंट ने बताया कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जोंकों का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा है। भारत को क्या कहा गया था? सोने की चिड़िया। जिसको किसने चूसा है? अंग्रेजों ने। वो धीरे धीरे क्या करते गए? उसको खोखला करते चले गए। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एनी बेसेंट थी कौन। अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का
जन्म हुआ था। जो मैंने पहले भी आपको बताया, इसका बचपन का नाम एनी वुड था। क्या था इनके बचपन का नाम? एनी वुड। किसके बचपन का नाम? एनी बेसेंट के बचपन का नाम क्या था? एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना अधिक पसंद करती थी क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ। वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। मिस मेरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी। यानी कितने मुश्किल से पिता के देहांत होने के बाद एनी की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का क्या हो गया? विवाह हुआ। पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी जीवन जैसे तैसे चल रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों के आपसी विचार जो थे वो मिलते नहीं थे और इस कारण उनकी शादी जो थी वो टिक नहीं सकी और दोनों का क्या हो गया? तलाक हो गया। वह दो बच्चों की माँ भी बन गई, परंतु दोनों बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स ब्रॉडले की एक संस्था नेशनल सर्कुलर सोसाइटी में सम्मिलित हो गई। एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर क्या दिए? भाषण दिए। यानी वो जो थी एक अच्छे वक्ता के रूप में भी क्या हुई थी? उभर कर सामने आई थी। कौन? एनी बेसेंट। उन्होंने 1887 में मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर जमकर संघर्ष किया। उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लिया और इस दौरान उन्होंने बहुत से कार्य भी किए। 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन ने उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। भारत में इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मैडम ब्लेस्टिकी और ऑलकॉट ने मिलकर की थी। मैंने पहले भी आप लोगों को अभी बताया कि ये थियोसॉफिकल जो विचार हैं वो क्या है। इस संस्था के उद्देश्य से विश्व बंधुत्व की क्या करना? स्थापना करना, एकता में बल, आर्य और पूर्वी धर्म, भाषा और विज्ञान के अध्ययन को क्या करना? बढ़ावा देना। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची। एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहां भी गई लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। वह भारत को क्या करती थी? एकदम आत्मा से प्यार करती थी और उनकी संस्कृति ने उनके हृदय में क्या कर लिया था? अपना स्थान बना लिया था और वो उसकी संस्कृति को क्या मानती थी? सबसे श्रेष्ठ माना करती थी। किसकी संस्कृति को? हमारी भारतीय संस्कृति को। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित न हो जाएंगे तब तक वे परतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राज सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। वह कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। वह अपनी नई शिक्षा में पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में बनारस के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। रिचर्ड्स उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी
बेनबेरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाज पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से क्या हो गई, जुड़ गई। इस प्रकार हमने देखा कि एनी बेसेंट किस प्रकार से भारतीयों में भारत के प्रति उनका जो समर्पण की जो क्या थी, भावना थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। कब? 1917 ईस्वी में जब क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो कांग्रेस की अध्यक्षा भी क्या थी, रही थी। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलिवेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। इन सारे वाक्यांश से पता चलता है कि किस प्रकार एनी बेसेंट जो थी वो भारत के प्रति समर्पित थी। एक विदेशी होने के बावजूद भी भारत की सभ्यता ने किस प्रकार उनके दिलों को क्या कर लिया था, छू लिया था। होम रूल की बात सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1914 में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्यक्रम में कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। मतलब दो रूप में हुआ था, एक बाल गंगाधर तिलक चलाए थे और दूसरा कौन, एनी बेसेंट ने। ठीक है, उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए। किसने? एनी बेसेंट ने। उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा 2000 रुपया जुर्माना करने को कहा गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षक लोगों ने अपना लिया। कांग्रेस और लोगों दोनों को इस एनी बेसेंट आंदोलन में जीत लिया। एनी बेसेंट का स्थान पर सम्मान किया गया। जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेसेंट जाती थी, नौजवान उस गाड़ी से घोड़े को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खींचकर सभा तक ले जाते थे और चारों ओर एनी बेसेंट की जय जयकार होने लगी। इससे क्या पता चलता है कि भारतीयों ने भी उन्हें क्या किया, जमकर प्रेम दिया। 1929 ईस्वी में एनी बेसेंट बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गई, परंतु 1931 ईस्वी के आरंभ में भी वो अस्वस्थ रहने लगी। फिर भी उन्होंने मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे सराहने में लग गईं। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी और इसके बाद वे कभी न उठ सकीं। 20 सितंबर 1933 को इस संसार से वे विदा हो गई। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे चाहती थी कि हम सब सच्चे भारतवासी बनकर जिए और भारतवासी बनकर ही मरे। ऐसा बनकर ही हम उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार हम जाने कि एनी बेसेंट जो थी उनको क्यों भारत में इतना सम्मान और प्रेम मिला। वो एक लंदन में जन्म होने के बावजूद, यानी वो एक विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए और भारतीयों के हृदय में उन्होंने अपनी एक स्थान बनाई, एक जगह बनाया। और केवल स्थान ही नहीं बनाया बल्कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसका प्रश्नोत्तर आपको बनाना है और जहाँ कहीं परेशानी होगी वहाँ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछना है और पर्सनल व्हाट्सएप पर ही इसका प्रश्नोत्तर बनाकर भेजना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।